सुप्रभात प्यारे छात्रों। दीपावली की छुट्टियां हमारी ख़त्म हो गई है और हम अपने नियमित जीवन पर फिर लौट आए हैं। उम्मीद है कि दिवाली बहुत अच्छे से तुम लोगों ने मनाई होगी। हम अपने नियमित जीवन के साथ अपने इस कक्षा में भाषा मणि का जो हमारा अध्याय था, जो हम आधा ही पढ़े हैं, आधा पढ़ चुके हैं और उसमें हमने पढ़ा है कि किस तरीके से जो सुनंदा है अपने दैनिक जीवन में हैबिचुअल हो गई है, वो उस चीज़ की आदी हो चुकी है, अंधेरी दुनिया की, और उसी के साथ साथ अपनी मानसिक योग्यताएं वो बढ़ा चुकी है। उसकी सुनने की क्षमताएं तेज हो चुकी है। वह अपने आसपास हो रहे वातावरण को स्पर्श के द्वारा पहचान सकती है और इसी वजह से वह गुग्गू कुत्ते के साथ अक्सर आसपास घूमने निकल जाती है। तो हम अपना अगला अध्याय चंदन के पेड़, जो हम आधा पढ़ चुके हैं, उसे वापस शुरू करने जा रहे हैं आगे से। कि जब वो गुग्गू कुत्ते के साथ बार बार घूमने जाती है तो उसके साथ क्या क्या होता है वो हम अपने इस भाग 2 में पढ़ेंगे। आओ हम अपना पाठ शुरू करते हैं। आसपास की पहाड़ियों से मैं अच्छी तरह परिचित थी। छायादार पेड़ों का एक झुरमुट मुझे बहुत पसंद था। वहाँ मैं एक पेड़ के तने का सहारा लेकर बैठ जाती और गुग्गू भी मेरे निकट बैठ जाता। पेड़ पर बैठी एक कोयल मेरा स्वागत करती। उसकी साफ आवाज़ आकू का मैं उत्तर देती और ऊंचे स्वर में पुकारती। एक दिन जब मैं बैठने के स्थान पर पहुंची तो हवा का एक झोंका, जिसकी गंध से मैं परिचित थी, मुझे छू गया। आज मेरा मित्र पक्षी भी चुप था। उसने मुझे अपनी आकू से मेरा स्वागत नहीं किया। मैंने आकू पुकारा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मेरा कुतूहल जागा और मैं बैठकर सोचने लगी। जब मैंने पेड़ के सहारे टिकना चाहा तो पता चला वहाँ से पेड़ ही गायब है। पेड़ के स्थान पर एक ठूंठ खड़ा था। मैंने झुककर ठूंठ को सूंघा तो मैं सोचने लगी, यह तो चंदन की लकड़ी है। अब एक पत्थर उठाकर मैंने ठूंठ के भीतरी भाग से रगड़ा। उसमें से भी चंदन की सुगंध आने लगी। मैंने इधर उधर चलकर 3 अन्य ठूंठों का पता लगाया। मैं सोचने लगी, इन चंदन के पेड़ों को किसने काटा और क्यों? सुनंदा अपना जो अनुभव है वो हमें बता रही है कि अक्सर जब वो घूमने निकल जाती थी तो पहाड़ी रास्ते उसके परिचित थे, पहाड़ी भाग उसका परिचित था। तो वो उन पहाड़ी इलाकों में घूमती और पहाड़ का जो एक इलाका था जहाँ छायादार वृक्ष थे, एक झुरमुट यानी पूरा एक साथ बहुत सारे पेड़ों का या झाड़ियों का होना, उसे हम झुरमुट कहते हैं। जहाँ ठंडी ठंडी शीतल हवा भी बहे, छाया भी रहे, इस तरीके का स्थान था जहाँ वह अक्सर जाती और बैठ जाती थी एक तने के सहारे, एक पेड़ के सहारे टिककर। और अक्सर वहाँ पर एक कोयल उसके आने से खुश होती थी और वो अपनी आवाज़ में उसका स्वागत करती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो वहाँ पहुँची रोज़ की तरह, तो न तो वहाँ पर उस पक्षी ने अपनी आवाज़ में उसका स्वागत किया, न किसी प्रकार की चहचहाट थी वहाँ पर। और साथ में जब वो उस पेड़ के सहारे बैठने लगी तो उसे लगा कि वहाँ पर पेड़ ही नहीं है, वहाँ सिर्फ पेड़ का एक ठूंठ है। और जब उसने वहाँ पर टटोला तो उसे चंदन की खुशबू से महसूस हुई। तो अपनी व्यवहारिक बुद्धि का उपयोग करते हुए उसने एक पत्थर लेकर उस ठूंठ के बीच के हिस्से को रगड़ा और इस चीज़ को जाना कि हाँ, जो पेड़ काटा गया वो चंदन का था, क्योंकि पत्थर से रगड़ने के बाद चंदन की खुशबू और तेज़ी से उसे महसूस हुई। उसे लगा कि किसी ने पेड़ काट लिया है। उसने अपने आसपास टटोला, आसपास खोजा, टटोलना यानी खोजा, तो वहाँ पर 3 और ठूंठ उसे मिले। ठीक है, तो वो सोचने लगी इन पेड़ों को किसने काटा होगा। यहाँ पर एक वर्ड आया है कुतूहल, पिंक वर्ड है कुतूहल। कुतूहल का अर्थ क्या होता है? कुतूहल का अर्थ होता है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। जिज्ञासा का अर्थ होता है किसी चीज़ को के बारे में जानने की हमारी इच्छा। और ठूंठ आप लोग बहुत अच्छे से समझते हो, जब हम पेड़ काटते हैं तो जो ज़मीन पर एक छोटा सा हिस्सा बच जाता है तने का, उसे हम ठूंठ कहते हैं। ठीक है, ओके।
आइए आगे हम देखें। पेड़ काटे जाते हैं। मुझे राव गुरु के शब्द याद आ गए और मैंने स्वयं ही दोहराया, आओ भों भों भों, आओ गुगू घर चलें, मैंने उससे कहा और हम जल्दी जल्दी घर की ओर चल पड़े। घर में प्रवेश करते ही मैंने राव गुरु से कहा, मामा किसी ने उस तरफ चंदन के पेड़ काट लिए हैं। आपके ख्याल से किसने काटे होंगे? सुनंदा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं मुदालियर से पता लगाता हूँ, राव गुरु ने चलते चलते कहा। मुदालियर गांव की पुलिस चौकी का हेड कांस्टेबल था। अगले दिन गुग्गू के साथ घूमने फिरने के पश्चात मैंने राव गुरु को उस दिन की ताज़ा खबर दी कि चंदन के कुछ और पेड़ काट लिए गए हैं। लेकिन राव गुरु ने जोर देकर कहा, सुनंदा, मैंने मुदालियर से पूछा था, वह कहता है इस क्षेत्र में चंदन के पेड़ बिल्कुल सुरक्षित हैं, यहाँ तो कोई उसकी एक टहनी भी नहीं तोड़ सकता। मगर मामी ने मेरा पक्ष लेते हुए कहा, लेकिन यह सब सुनंदा की कल्पना तो नहीं हो सकती। वास्तव में राव गुरु कहते रहे। यह सुनकर मुदालियर काफ़ी परेशान हुआ और मुझसे कहा कि सुनंदा से कहो कि ऐसी अफवाहें न फैलाएं। 13 वर्ष की एक अंधी लड़की की बात भला कौन मानेगा? मैंने धीरे से कहा। आओ सुनंदा, परेशान मत हो। मामी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ टिका दिए और सांत्वना दी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि कीमती चंदन की लकड़ी चोरी की जा रही थी। जिस दिन उसे पहली बार उसे लगा कि पेड़ कट गया था, तो उसने तुरंत ही आसपास टटोला और ये पूरी तरीके से तटस्थ हो गई कि चंदन के पेड़ कटे। तो वह तुरंत वहाँ से हटी और अपने घर की तरफ दौड़कर आई। उसने अपने मामा राव गुरु से कहा कि मामा, चंदन के पेड़ काटे जा रहे हैं, और मामा ने उसे आश्वासन यानी थोड़ी सी क्या कहते हैं, हिम्मत दी कि मैं पता करवाता हूँ, मुदालियर से पूछता हूँ। मुदालियर यहाँ पर नाम है एक हेड कांस्टेबल का, जो पुलिस डिपार्टमेंट का में है, वहाँ पर उसका पद है, वो वहाँ पर पोस्टेड है। लेकिन जब राव गुरु से कहते हैं तो वह मना कर देता है कि हमारे यहाँ पर चंदन के पेड़ पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, कोई हमारे यहाँ चंदन के पेड़ तो क्या उसकी टहनी भी नहीं काट सकता। लेकिन सुनंदा रोज़ घूमने जाती है और रोज़ की नई नई जानकारी देती है कि आज फिर चंदन के पेड़ कट गए हैं, आज फिर चंदन के पेड़ कट गए हैं। और राव गुरु बार बार मुदालियर से कहते हैं। तब मुदालियर परेशान होकर सुनंदा के लिए एक मैसेज भिजवा देता है कि सुनंदा से कहो कि अफवाहें न फैलाएं। ठीक है, अफवाहें यानी झूठी खबर। अफवाहों का अर्थ होता है झूठी खबर पहुंचाना, यानी कि गलत फहमियाँ। इसलिए वो सुनंदा को ही डराकर चुप करना चाहता है मुदालियर। ठीक है, पक्ष यानी समर्थन करना, पक्ष लेना यानी समर्थन करना, कोई कुछ बात कह रहा है तो उसका समर्थन कर लेना। ठीक है, अब जब राव गुरु से आकर कहते हैं कि मुदालियर ने इस तरीके से कहा, तो बड़ी बेबस होकर कहती है कि हाँ, निश्चित है, एक अंधी लड़की की बात का कोई विश्वास नहीं कर सकता। यह सोचकर उसकी बात को कोई सुन नहीं रहा है, वह दुखी होती है और लगातार चंदन के पेड़ कटते जा रहे हैं। अगले ही दिन, आगे की कहानी में सुनंदा बताती है कि अगले ही दिन सुबह मैं और गुग्गू चंदन क्षेत्र की ओर चल पड़े। गुग्गू को आज मैंने नेतृत्व सौंप दिया और वह मुझे आगे आगे घसीटने लगा। चंदन क्षेत्र में पहुंचकर हम खोजने पर एक झाड़ी के पीछे अच्छी तरह छिपकर बैठने का स्थान मिल गया। हम बहुत देर तक अधीरता से न जाने किसका इंतज़ार कर रहे थे। मुझे तो झपकी भी आने लगी थी। तभी गुग्गू गुर्रा उठा। मैं तुरंत सतर्क हो गई। अगले ही क्षण गुग्गू कूद कर आगे बढ़ गया और भौंकने लगा। मैं झाड़ियों के पीछे सांस रोके प्रतीक्षा कर रही थी। पैरों की आहट अब निकट आ रही थी। जैसे ही कोई नज़दीक आया, गुग्गू ने भौंकना बंद कर दिया। किसी ने गुग्गू से पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी तरह क्या तुम भी गश्त कर रहे हो? मैंने मुदालियर की आवाज़ पहचान ली। मैंने अनुमान लगाया कि उसने मुझे नहीं देखा था। अब उसके कदम इतनी दूर चले गए थे कि उनकी आहट आनी बंद हो गई। तो मैंने चैन की सांस ली। बाकी सारा दिन कुछ नहीं हुआ और मैं घर लौट आई। जब सुनंदा की बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था और मुदालियर ने एक तरीके से दबे शब्दों में सुनंदा को ही
डरा दिया था, डांट दिया था कि झूठी बातें न फैलाएं, तब इस सब चीज़ों की जानकारी लेना या इन सब चीज़ों के बारे में कुछ न्यूज़ एकत्रित करना सुनंदा ने खुद ही सोच लिया कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मैं ही छानबीन कर लेती हूँ। यह सोचकर अगले ही दिन, दूसरे दिन वह सुबह गुग्गू के साथ जहाँ चंदन के पेड़ ज़्यादा थे उधर चले गए और गुग्गू को नेतृत्व सौंप देना, यानी नेता मानकर उसे आगे कर देना, ठीक है ना। यह सोचकर वह उसे आगे बढ़ा दिया, उसको आगे की तरफ कर दिया और उसके पीछे पीछे उसको पकड़े। वह भी चंदन के क्षेत्र में पहुंच गई और पहुंचने के बाद एक अच्छा सा छुपने जैसा झाड़ियों का जो स्थान था जिसके पीछे हम अपने आप को अच्छे से कवर कर सके, छिप सकें, ऐसी स्थिति में वो दोनों जाकर बैठ गए। और बहुत देर तक सुनंदा कहती हमें नहीं पता था हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं, बस बहुत देर तक हम इंतज़ार करते रहे। और ऐसी स्थिति में तभी उसे गुग्गू कुत्ता था जो वो गुर्रा उठा, यानी सतर्क होकर जो कुत्ते अक्सर अपने मुंह से आवाज़ निकालते हैं वैसे वो गुग्गू कुत्ते ने किया, जिससे कि सुनंदा थोड़ी सतर्क हो गई। सतर्क होना यानी जागरूक हो जाना, सचेत हो जाना कि हाँ कुछ होने वाला है। उसके लिए जो हम खुद भी किसी चीज़ के आने की चीज़ को देखकर हम सचेत हो जाते हैं ना। जैसे कि आप लोग मस्ती कर रहे होते हैं क्लास में और एकदम से पता चले हाँ टीचर इसी तरफ आ रहा है, तो आप लोग कितने शालीनता से सचेत होकर बैठ जाते हैं। बस इसी तरीके से सुनंदा भी सचेत हो गई और अगले ही क्षण गुग्गू कूद कर आगे बढ़ गया और भौंकने लगा। मतलब गुग्गू ने अपना अगला स्टेप उठाया, वो आगे बढ़ा और भौंकने लगा। और सुनंदा इस समय अपनी श्वासों पर कंट्रोल करके उनकी आवाज़ बाहर की तरफ न जाए ऐसे कंट्रोल करके वह बैठी थी और प्रतीक्षा कर रही थी कि अब क्या होने वाला है। तभी पैरों की आहट उसे सुनाई दी जो उसके निकट आ रही थी। जैसे ही कोई नज़दीक आया गुग्गू कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया। किसी ने गुग्गू से पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यानी कि जो भी निकट आया था वह गुग्गू को पहचान गया था और उसने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मेरी तरह गश्त लगा रहे हो? गश्त लगाना यानी चक्कर लगाना किसी चीज़ की। आपने देखा होगा रात को आपके आसपास भी पुलिस गश्त लगाती है, यानी सावधानी से पहरा देती है, इधर से उधर चक्कर लगाती है। तो गुग्गू कुत्ता भी क्या कर रहा है? गश्त लगा रहा है। ये पूछा किसी ने। ये आवाज़ सुनकर सुनंदा पहचान गई थी कि ये मुदालियर की आवाज़ थी, ठीक है। और उसने ये भी सोच लिया था कि हाँ मैं उसे नहीं दिखी हूँ। और जब मुदालियर बहुत दूर चला गया, उसके कदमों की आवाज़ आनी बंद हो गई, तब उसने चैन की सांस ली। चैन की सांस लेना यानी आराम करना, मतलब रिलैक्स हो जाना, ठीक है। बाकी सारा दिन वहाँ वह बैठी रही लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और वह घर लौट आई। अगली रात में घड़ी में 11 बजने का इंतज़ार कर रही थी। राव गुरु और उनकी पत्नी ने खर्राटे भरना शुरू किए तो मैं गुग्गू के साथ ले दबे पांव घर से निकल पड़ी। चंदन के पेड़ों के पास पहुंचने से पहले ही मैंने धीमी किर्र किर्र की आवाज़ सुनी। गुग्गू परेशान होकर गुर्राने लगा। अरे शोर मत करो, मैंने धीमी आवाज़ में गुग्गू से कहा और कसकर उसे पकड़ लिया। हम आगे बढ़ते जा रहे थे और आवाज़ें तेज होती जा रही थी। मुझे ख्याल आया यदि यहाँ कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ तो इस स्थान में खूब प्रकाश होना चाहिए। आदमी अंधेरे में काम नहीं कर सकते, तब तो वे मुझे ज़रूर देख लेंगे। मैंने गुग्गू को रास्ते के एक तरफ धकेल दिया, फिर उसका पट्टा पकड़कर झुकती हुई बढ़ने लगी। मेरे कान एकाग्र होकर सब तरीके से आवाज़ों को सुन रहे थे। किर्र किर्र का स्वर बराबर आ रहा था और वाहनों के इधर उधर जाने की आवाज़ भी यदा कदा सुनाई दे रही थी। काफ़ी देर इस तरह से चलता रहा, फिर किर्र किर्र की आवाज़ें थम गई। अब आदमियों का स्वर सुन सकती थी। रमेश, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। रात के 2 बज रहे हैं और हाँ, इस चंदन की लकड़ी को बेचकर तुम जितना कमाओगे उसका 10% मेरा होगा। यदि मेरा हिस्सा नहीं दोगे तो उच्च पदाधिकारियों को सतर्क कर दिया जाएगा और तुम जीवन भर जेल के सखीचों के पीछे सड़ते रहोगे। एक क्षण के लिए मैं धक सी रह गई। जो आवाज़ मैं सुन रही थी वह मुदालियर की थी। मैं श्वास रोके और गुग्गू का पट्टा पकड़े खड़ी रही। जरूर दूंगा जनाब, एक अन्य स्वर ने कहा। फिर सब कुछ शांत हो गया। मेरा हृदय इंजन की तरह धक धक कर रहा था।
मैं गुग्गू को पट्टे से खींचते हुए सीधे घर की ओर लपकी। जब सुनंदा ने स्वयं ही छानबीन का बीड़ा उठा लिया था और जब दिन को उसे वहाँ पर सिर्फ एक बार के लिए मुदालियर की आवाज़ सुनाई दी जहाँ चंदन के क्षेत्र थे और उसके बाद उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, तो वो घर आ गई और उसने उसी जगह रात को फिर जाने का इंतज़ार किया। और जब रात को उसने यह आश्वस्त हो गई, उसे यह विश्वास हो गया कि राव गुरु और उनकी पत्नी दोनों सो गए हैं, तब वह राव अपने कुत्ते को लेकर उसी दिशा की तरफ वापस बढ़ गई थी। और जब वह धीरे धीरे गई तो उसे लगा कि चंदन के क्षेत्र में से किर्र किर्र की आवाज़ आ रही थी। यहाँ ये किर्र किर्र की आवाज़ जब मशीनों से पेड़ कटते हैं तो वह उनकी आवाज़, उससे जो आवाज़ निकलती है, ये किर्र किर्र की आवाज़ उसी की है। और जैसे जैसे सुनंदा इन आवाज़ के सहारे आगे बढ़ रही थी तो उसे कुछ आदमियों की हलचल भी ज़्यादा महसूस हुई और किर्र किर्र की आवाज़ भी ज़्यादा महसूस हुई। जब उसे ये लगा कि वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही आदमी हैं, गाड़ियाँ भी आ रही जा रही है, तो उसे तुरंत अपनी बुद्धि का उपयोग किया और उसने ये अनुमान लगाया कि जब इतने आदमी हैं तो अंधेरे में काम तो हो नहीं सकता। इसीलिए उसने तुरंत ही सोचा कि यहाँ ज़रूर रोशनी होगी और इस रोशनी से मुझे अपने आप को और कुत्ते को दोनों को बचाना है। तो उसने गुग्गू को एक तरफ साइड में धकेल कर उसका पट्टा पकड़कर झुककर नीचे धीरे धीरे बढ़ती गई और जहाँ आवाज़ स्पष्ट सुनाई दी वहाँ झाड़ियों में वह छुप कर बैठ गई। कुछ देर के बाद जब ये किर्र किर्र की आवाज़ें आने बंद हुई, यानी कि लकड़ियाँ कटने की, पेड़ कटने की आवाज़ें कम हो गई, तब उसने स्पष्ट स्वर उसे सुनाई दिए कि हाँ, कोई ये कह रहा था कि रमेश, आज के लिए काफ़ी है और इन लकड़ियों को बेचकर तुम जितना भी कमाओ उसका 10% मुझे दे देना, नहीं तो मैं पदाधिकारियों से शिकायत करूँगा, उच्च पदाधिकारियों से। ये आवाज़ मुदालियर की थी। और जब उसे सुनंदा को यह विश्वास हो गया कि इन सब के पीछे मुदालियर है तो वो बहुत सी हैरान हो गई थी, परेशान हो गई थी। ठीक है। और उसके बाद जब वहाँ से सब जने चले गए तो उसने तुरंत वह अपने घर की तरफ लपक गई। यहाँ पर फिर हम पिंक वर्ड समझ लें या जो मुहावरे हैं उनके अर्थ समझ लें। चैन की सांस मैंने आपको बताया कि आराम आ जाना, रिलैक्स हो जाना। दबे पाँव यानी चुपचाप, किसी को पता ना चले ऐसा। एकाग्र होना, एकाग्र होने का अर्थ होता है एक ही जगह पर ध्यान लगाना, सब तरफ से ध्यान हटाकर एकाग्र चित्त होकर, यानी एक ही तरफ अपना ध्यान लगा लें हम। यदा कदा यानी कभी कभी। ठीक है। और एक मुहावरा और, धक सी रह गई। धक से रह जाना यानी घबरा जाना, अचानक हैरान हो जाना। इसी के साथ हम आगे पढ़ते हैं। मैं गुग्गू को पट्टे से खींचती हुई सीधे घर की ओर लपकी। बिस्तर में घुस तो गई लेकिन नींद जरा भी नहीं आई। मुदालियर का स्वर बार बार मेरे कानों में गूंज रहा था। सुबह राव गुरु के जागने पर मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। सुनंदा, क्या तुम ठीक कह रही हो? राव गुरु ने मुझसे पूछा। एकदम मामा, अब तो मुझे उत्कमंड में पुलिस मुख्यालय से बात करनी पड़ेगी, राव गुरु ने निश्चित स्वर में कहा। मामी ने मेरा सिर थपथपा कर कहा, बड़ी बहादुर लड़की है। कुछ दिनों बाद राव गुरु के साथ मुझे भी पुलिस मुख्यालय बुलाया गया। वहाँ मुझसे कई प्रश्न पूछे गए और जो कुछ मैंने राव गुरु को बताया था उसकी पुष्टि कर ली। घर जाते हुए मैंने राव गुरु से पूछा कि अब मुदालियर का क्या होगा। यदि उसके विरुद्ध काफ़ी प्रमाण मिल गए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 1 महीने पश्चात एक सुबह राव गुरु ने मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर प्यार से कहा, सुनंदा, चंदन की लकड़ी की चोरी का भंडाफोड़ करने के लिए पुलिस विभाग ने तुम्हें इनाम दिया है। मैंने उनका हाथ पकड़कर चूम लिया। यह तो बड़ी अच्छी बात है, मामी ने कहा। आज तो मैं देवी लक्ष्मी को खीर का भोग लगाऊंगी। आगे सुनो, मैंने सुनंदा को राष्ट्रीय अंध विद्यालय में भर्ती करवाने का निश्चय किया है। सुनंदा, वहाँ तुम कुछ अपने फ़ायदे के काम सीख सकोगे। मैं तुम्हारे इनाम का रुपया बैंक में डाल दूंगा। इस तरह से तुम अपना जीवन फिर से आरंभ कर सकोगे। मैं राव गुरु का धन्यवाद करना चाहती थी मगर मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। सुनंदा जब रात को सारी स्थिति को देख समझकर
तुरंत अपने घर की तरफ आती है और बिस्तर में आकर लेट जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही है, वो बेचैन है। और सुबह उठते ही वह पहला काम ये करती है कि वह राव गुरु को सारी सच्चाई बता देती है। राव गुरु यह सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं और वह आगे के लिए अपना कदम उठाते हैं कि उत्कमंड मुख्यालय में जाकर उच्च पदाधिकारियों से बात करेंगे। उन्होंने कहा, सुनंदा के इस कार्य की उनकी मामी भी बड़ी प्रशंसा करती है। और फिर जब राव गुरु उत्कमंड मुख्यालय जाकर सारी स्थिति बताते हैं, तब सुनंदा को वहाँ बुलाया जाता है। उससे बहुत सारे प्रश्न पूछकर पुलिस आश्वस्त होती है कि हाँ, जो भी राव गुरु ने कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है और इस लड़की ने जो देखा है वह भी सत्य कहा है। पुष्टि का अर्थ होता है सच्चाई की जांच करना। और उसके बाद चंदन की चोरी पकड़ा जाती है, मुदालियर को जेल होती है और इसी के साथ उसकी बहादुरी के लिए उसको इनाम मिलता है। यह बात राव गुरु से घर जाकर बताते हैं कि तुम्हें पुलिस विभाग इनाम देगा। और उसके बाद सब खुश होते हैं और इसी के साथ राव गुरु यह निश्चय करते हैं कि सुनंदा राष्ट्रीय अंध विद्यालय में भर्ती होगी, उसे आगे अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। उसी के साथ अपने उपयोग के बहुत सारे कार्य जो आगे जीवन में उसको काम आएंगे वह सीखेगी और जो इनाम में पैसा मिला है वह उसी के नाम से वो बैंक में डाल देंगे ताकि वह आत्मनिर्भर हो जाए। यह सब जानकर सुनंदा बहुत खुश होती है और राव गुरु का धन्यवाद करना चाहती है, लेकिन उसके मन मस्तिष्क में एक बात है कि जो कुछ राव गुरु ने उसके लिए किया, शायद उसके लिए धन्यवाद बहुत कम है, बहुत शब्द नहीं है उनका धन्यवाद करने के लिए। इस वजह से वो धन्यवाद करना चाहकर भी धन्यवाद नहीं कर पाती। इसी के साथ हमारे यहाँ यह अध्याय खत्म होता है और ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि गलत चीज़ों के खिलाफ गलत कोई भी खड़ा हो सकता है, उसमें उम्र या शारीरिक अपाहिजता बाधा नहीं बन सकती है। विचारों में दृढ़ता होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए। उसी के साथ जो पेड़ हम काट रहे हैं उससे हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और प्रकृति को नुकसान यानी हमारा अपना स्वयं का नुकसान है। आपको ये बातें समझ में आई होगी। धन्यवाद।